संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द चौधरी शो में। इस चैनल की शुरुआत की वीडियो का पता तो आप सभी को थंबनेल से लग ही गया होगा। आज हम बात करने वाले हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या इंक्लूडेड है और इतना क्या है कि इसमें इतनी कंट्रोवर्सीज हो रही है। हम इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे या तो वो प्रिंट मीडिया में प्रेजेंट है या फिर वो एक्चुअल बिल का पार्ट है। तो अगर आपको पॉलिटिक्स, लॉ या अपने देश के करंट अफेयर्स के बारे में जानना पसंद है तो ये वीडियो और चैनल बिल्कुल आपके लिए है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और अगर अंत में आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको एक लाइक और कमेंट करके हमें अपना फीडबैक जरूर दें। तो दोस्तों, शुरुआत के लिए सबसे पहले समझते हैं कि वक्फ होता क्या है। तो बेसिकली वक्फ एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी, पैसे या जमीन को अल्लाह के नाम पे डोनेट कर देता है किसी रिलीजियस या चैरिटेबल काम के लिए। वो मस्जिद हो सकता है या मदरसा हो सकता है या किसी भी गरीब की मदद करने के लिए। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ हो जाती है तो ना उसको बेचा जा सकता है, ना उसकी ओनरशिप को ट्रांसफर किया जा सकता है। इंडिया में इन प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए एक ओवरऑल बॉडी है जिसका नाम है वक्फ बोर्ड। तो इंडिया में आज 2025 तक टोटल में 8.7 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज हैं जो कवर करती है 9.4 लाख एकर्स ऑफ लैंड। ये इंडिया में रेलवेज और डिफेंस मिनिस्ट्री के बाद सबसे बड़ी लैंड ओनरशिप है। अब जानते हैं कि इसमें इशू क्या है। इंडियन गवर्नमेंट का मानना है कि पिछले कई सालों से जो वक्फ एक्ट 1995 है उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, जैसे एक्ट की मिसमैनेजमेंट, इलीगल ऑक्यूपेशन और बहुत सारे छोटे मोटे ओनरशिप के मुद्दे। राजेंद्र सच्चर कमेटी कह रही है लाखों रुपए, करोड़ों रुपए इनके पास होने चाहिए, कोई वेलफेयर का काम नहीं किया, उसके बावजूद ये भिखमंगों का अड्डा क्यों है वक्फ बोर्ड? इसीलिए गवर्नमेंट ने सोचा चलो इसको अब सॉल्व करते हैं। उसी को सॉल्यूशन देने के लिए इंडियन गवर्नमेंट लेके आई वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024 जो अब अप्रैल 2025 में पास भी हो चुका है लोकसभा में। गवर्नमेंट का मानना है कि ये बिल आने के बाद वक्फ प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट में जो भी इनट्रांसपेरेंसी थी वो खत्म हो जाएगी और जो इसकी एफिशिएंसी है उसको बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन कुछ लोग हमेशा की तरह इसका विरोध करते हैं। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। अब चलते हैं थोड़ा पीछे कि ये बिल आया कहां से। 8 अगस्त 2024 को ये बिल पहली बार लोकसभा में प्रेजेंट किया गया। गवर्नमेंट का कहना था कि जो करंट वक्फ एक्ट है जो 1995 में पास हुई थी उसमें बहुत सारी टेक्निकल कमियां हैं, जैसे सर्वे होने में डिले, वक्फ ट्रिब्यूनल के जो भी डिसीजंस होते हैं उनके अगेंस्ट कोई अपील नहीं हो सकती और बहुत सारे पेंडिंग लीगल मैटर्स। इन्हीं सबको देखते हुए इस बिल का नाम रखा गया उम्मीद बिल, जिसका मतलब है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एफिशिएंसी एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट बिल। तो भारत सरकार को इस बिल से उम्मीद है कि इस बिल को लाने से वक्फ प्रॉपर्टीज की मैनेजमेंट को बेहतर किया जा सकेगा। लेकिन जैसे हमेशा होता है, जो ऑपोजिशन पार्टी है उन्होंने कहा कि ये कैसा बिल है, ये तो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बहुत से एमपीज ने बिल की कॉपी तक फाड़ डाली लोकसभा के अंदर, ये कहते हुए कि ये मुस्लिमों को दबाने का ये बिल है। बहुत सारी नेशनल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने इसके खिलाफ बहुत प्रोटेस्ट भी करे। इन्हीं प्रोटेस्ट को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी एक जेपीसी का गठन किया, जिसने इस बिल में 14 अमेंडमेंट्स दिए और अमेंडमेंट्स होने के बाद यह बिल लोकसभा में 2 अप्रैल 2025 को पूर्ण बहुमत के साथ पास कर दिया गया। इसके फेवर में आए 288 वोट्स और इस मुद्दे के अगेंस्ट आए 232 वोट। ये सभी वोटिंग का सिलसिला 12 घंटे चला, जिसमें बहुत गर्मा गर्मी भी रही और बहुत हीटेड डिबेट भी रही। बहुत सारे एमपीज ने अपने पक्ष रखे, कुछ ने बताया कि इसमें क्या क्या फायदे हैं और कुछ ने बताया कि कैसे ये कानून बिल्कुल गलत है और कुछ ने तो इस कानून को
काले कानूनों से भी जोड़कर बताया। तो इसी सब के बीच 2 बिल पास किए गए, जिसमें सबसे पहला था वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 और दूसरा था मुसल्लम वक्फ रिपीट बिल 2024। अब खातों का हिसाब होगा गरीबों में और ये मुस्लिम समुदाय के लाभ में। तो चलिए अब देखते हैं कि असल में इन बिल्स में है क्या। पहले क्या होता था, किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी तब तक माना जाता था जब तक कोई और उसे ये ना प्रूव कर दे कि यह वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन अब बिल आने के बाद ये डिसीजन सिर्फ सर्वेइंग कमिश्नर्स के पास रहेगा, और अगर सर्वे के बाद पता चलता है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की नहीं है तो इसको इमीडिएटली वक्फ की लिस्ट से हटा दिया जाएगा। चेंज नंबर 2, अगर किसी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी अनाउंस कर दिया जाता है तो उसके ऑक्यूपेंट्स को वो प्रॉपर्टी 1 साल के अंदर खाली करनी होगी। अगर प्रॉपर्टी खाली नहीं की जाती है तो गवर्नमेंट के पास पावर है, वक्फ बोर्ड के थ्रू उसको एविक्ट किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3, अब जो वक्फ बोर्ड होगा उसमें मुस्लिम्स के साथ साथ नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी होंगे ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए। सेंट्रल वक्फ बोर्ड में जिसमें 22 मेंबर होते हैं, अब एज पर द न्यू अमेंडमेंट उसमें 2 मेंबर्स नॉन मुस्लिम होंगे। वही स्टेट वक्फ बोर्ड में जिसमें 11 मेंबर्स होते थे उसमें भी 11 में से 2 मेंबर्स नॉन मुस्लिम्स होंगे। और इसी के साथ साथ मुस्लिम वुमेन की राइट्स को भी बचाने के लिए इसमें मुस्लिम वुमेन और बाकी सारे माइनॉरिटी ग्रुप्स का भी इंक्लूजन किया जाएगा। चेंज नंबर 4, गवर्नमेंट ओवरसाइट। इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को अगर कोई वक्फ प्रॉपर्टी बताता है तो इसका फाइनल डिसीजन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या उससे ऊपर की रैंक का ऑफिशियल ही कर सकता है, ना कि वक्फ बोर्ड या वक्फ ट्रिब्यूनल। पॉइंट नंबर 5, वक्फ प्रॉपर्टीज की मैनेजमेंट के लिए एक डिजिटल पोर्टल बनाया जाएगा जिसमें सभी प्रॉपर्टीज को 6 महीने के अंदर रजिस्टर करना अनिवार्य हो जाएगा। अगर कोई ऐसा करने में असक्षम होता है तो उसकी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। ये डिजिटल पोर्टल का स्टेप गवर्नमेंट ने ओवरऑल ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए लिया है। चेंज नंबर 6, अगर कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी उसकी सालाना आय 1 लाख रुपए से ऊपर होती है तो उसके ऑडिट्स सिर्फ एक स्टेट अप्रूव्ड ऑडिटर ही कर सकता है। एंड अगर किसी भी वक्फ ट्रिब्यूनल का कोई डिसीजन है जिससे किसी को कोई डाउट है तो उसकी अपील अब हाई कोर्ट में भी हो सकती थी, जो पिछले वाले कानून के अंडर मुमकिन नहीं था। पॉइंट नंबर 7, और इस बिल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वक्फ बाय यूजर की पॉलिसी को खत्म कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि पहले जब कोई प्रॉपर्टी जो बहुत टाइम से किसी भी रिलीजियस पर्पस के लिए यूज हो रही थी उसको ऑटोमेटिकली वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया जाता था बिना किसी पेपर कार्रवाई के। अब ये रूल को खत्म कर दिया गया है और वक्फ प्रॉपर्टीज वही प्रॉपर्टीज कहलाई जाएंगी जिनको डिजिटल पोर्टल पे रजिस्टर किया जाता है। और दोस्तों एक और चीज जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है देखने के लिए कि सिर्फ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम जो 5 साल या उससे अधिक के टाइम से इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहे हैं वही वक्फ कर सकते हैं। ये सेक्शन 2013 की वक्फ अमेंडमेंट बिल में बदल दिया गया था और उससे पहले ये बिल पूरे इंडिया पर लागू था और वुमेन को इनहेरिटेंस राइट्स देने के बाद ही किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ किया जा सकता है। ये भी नए कानून में लागू कर दिया गया है। जिस बेवा के लिए वो जमीन दान की गई है, आपने 70 साल में उसके लिए क्या किया? अब सवाल ये उठता है कि अगर इस अमेंडमेंट के थ्रू इतने सारे रिफॉर्म्स आ रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है, तो इतना हंगामा क्यों हो रहा है? क्यों बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में इस अमेंडमेंट बिल की कॉपी को फाड़ रहे हैं? क्यों बहुत सारे कह रहे हैं कि ये मुस्लिम राइट्स को छीन रहा है? गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है ये वक्फ के प्रोसेस को मॉडर्नाइज करेगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगा और जितने भी इश्यूज जनरेट होते हैं मिसमैनेजमेंट के थ्रू उनको खत्म करेगा। बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स ने कहा कि ये जो बिल है ये मुस्लिम माइनॉरिटी और पुअर मुस्लिम्स के लिए है। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक बोर्ड बताया जाए जिसने बगैर सेंट्रल सरकार की मदद के अपने मुलाजिमों को तनख्वाह भी दे दी हो। हालांकि वहीं पर ऑपोजिशन ने बोला कि ये मुस्लिम राइट्स के ऊपर सीधा सीधा अटैक है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स को डालना, गवर्नमेंट का ओवरसाइट बढ़ाना और वक्फ बाय यूजर को खत्म कर देना, ये सब मुस्लिम कम्युनिटी से उनकी राइट्स छीन लेगा। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम
बीजेपी करना चाहती है। अगर देखा जाए कि इस बिल की क्या जरूरत है तो उसको हम एक उदाहरण के साथ समझ सकते हैं। तमिलनाडु में एक छोटा सा गांव है तिरुचेंथुराई के नाम से। Alright, in a shocking development in Tamil Nadu, the state's Waqf board has claimed ownership of over 18 Hindu-dominated villages in जिसको वक्फ बोर्ड ने वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया था। हालांकि वहाँ के लोकल्स का कहना है कि हमारे गांव में 1500 साल पुराना सुंदरेश्वर टेम्पल है, तो ये प्रॉपर्टी वक्फ की कैसे हो सकती है। ऐसे ही छोटे छोटे डिस्प्यूट्स और बड़े बड़े मुद्दों की वजह से ये भारत सरकार ये बिल लाने पर मजबूर हो गई। ऑपोजिशन ने कहा ये बिल बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि ये आर्टिकल 25 और 26 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, जो हर किसी इंडिविजुअल को रिलीजियस फ्रीडम देता है। तो आज की क्या सिचुएशन है? तो ये बिल लोकसभा में पूर्ण बहुमत के साथ पास हो गया है। अभी कुछ ही दिनों में ये राज्यसभा में टेबल किया जाएगा। राज्यसभा में जहां बहुमत के लिए 119 सीटों की रिक्वायरमेंट है, वही एनडीए सरकार के पास 125 सीट्स की बैकिंग है, जिसमें बीजेपी का सपोर्ट टीडीपी एंड जेडीयू जैसी रीजनल पार्टीज भी कर रहे हैं। कहीं से ये मुसलमान विरोधी नहीं है। Sir, I move that the bill be passed as amended. तो इन सब चीजों का इम्पैक्ट देश पे क्या आएगा? अगर ये बिल राज्यसभा में पास हो गया तो ये एक कानून बन जाएगा, जिससे वक्फ बोर्ड का ओवरऑल मैनेजमेंट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। सारा प्रोसेस डिजिटल हो जाएगा, डिस्प्यूट्स कम हो जाएंगे, लेकिन ये भी कह सकते हैं जो लीगल मैटर्स है वो काफी हद तक बढ़ भी सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये मुस्लिम कम्युनिटी की बेटरमेंट के लिए है, कुछ लोग कहते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी के राइट्स पे एक चोट है। ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है। कई लाख करोड़ की जमीन अब मुस्लिम गरीबों के लिए उनकी कॉलोनी बनेगी। लेकिन आप अपने आप से पूछिए कि क्या ये सही है या गलत। आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और एक हेल्दी डिबेट को चलने दें। तो दोस्तों, ये था वक्फ अमेंडमेंट बिल का ब्रेकडाउन के ओरिजिन से लेकर उसके करंट सिनेरियो तक। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इस पे डिस्कशन आने वाले कई सालों तक चलती रहेगी। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको एक थम्स अप जरूर दें और अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। ऐसी आने वाली और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन का बटन दबाएं ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो ये था मेरी तरफ से द चौधरी शो। आप सभी को जय हिंद।